नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। हम इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में अपने पिछले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। आज हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे और हमें जानते हैं कि अशोक जैसा सम्राट भारत के प्राचीन इतिहास में उसके पैरेलल कोई भी नहीं है उसके पैरेलल में। इसीलिए अशोक के लिए अशोक द ग्रेट भी कहा जाता है। अशोक का जो टाइम पीरियड है वो भारत के स्पेशली एंशिएंट इंडिया का सबसे ज़्यादा ग्लोरियस चैप्टर है, उसका जो शासनकाल है, क्योंकि उसके शासनकाल में भारत ने बहुत ज़्यादा उन्नति की थी। वो हर क्षेत्र में हो, चाहे वो अगर हम इंडिया को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक यूनिटी के रूप में अगर देखने की कोशिश करें तो वो महत्वपूर्ण था। अगर वेलफेयर की नज़र से देखने की कोशिश करें तो भी महत्वपूर्ण था। फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाने इसलिए भी महत्वपूर्ण था। मोरल अगर दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें तो भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए अशोक को जो पूरे वर्ल्ड में जो के जो सबसे बेस्ट लोग हैं उनमें से उसको शामिल किया जाता है। अशोक के बारे में जानने के लिए भी, अशोक के बारे में जानने के लिए हमें इतने मतलब अबंडेंस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं हमारे पास में कि हम क्योंकि क्योंकि अशोक ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस हैं, दान दिया है गुफाओं में, केव इंस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास में बहुत सारे, और साथ साथ में उसका बहुत सारी किताबों में, ग्रंथों में उसका रेफरेंस है। इसलिए हमारे पास में बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे हम अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम साहित्यिक, अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास में जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो उनमें अशोक के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। जैसे दीपवंश है, महावंश है, बुद्ध घोष की जो रचनाएं हैं उन सब में अशोक का विवरण है। आर्यमंत्र श्रीमूल कल्प है, कलहन है, इन सब से हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो बाद के जो जो फॉरेन ट्रैवलर्स, स्पेशली जो चाइनीज ट्रैवलर्स भारत आए थे, चाहे वो फाइयान हो, हिमसांग हो या इत्सिंग हो, उन्होंने भी अशोक का विवरण दिया है। और इंटरेस्टिंगली हमें पता ही नहीं था अशोक के बारे में कुछ भी टिल 1837 तक। सबसे पहले 1755 में एक अंग्रेज था, टिफैंथलर, उसने दिल्ली में अशोक का एक पिलर था उसका पता लगाया, लेकिन क्योंकि उसको पढ़ नहीं सकते थे और उसमें किसी राजा का नाम तो लिखा हुआ नहीं था, इसलिए उसको समझ नहीं आया कि ये कौन सा राजा है। लेकिन बाद में फॉर्चुनेटली 1837 में जेम्स प्रिंसर, जो कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, उसने इसको पहली बार सफलता प्राप्त की और इसको समझा, और तब हमें पता चला कि एंशिएंट इंडिया में एक महान राजा था। और उसके बाद में तो बहुत सारे हमको ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलने लगे, और हमें पिलर इंस्क्रिप्शंस मिले, केव इंस्क्रिप्शंस मिले। तो इन सब से हमें बहुत सारे डिटेल में अशोक के बारे में जानकारी मिलने लगी। तो हम लोग जब हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अशोक को एक वो एक स्टेट का तो एक तरीके से अगर बोले हेड तो रह ही चुका था अशोक अपने पिता के टाइम में भी, और उसको एक तरीके से अमात्य की उपाधि दे रखी थी, अमात्य बना रखा था उसको एक प्रांत का। सबसे पहले जो हमें उसके बारे में हमें पता चलता है कि किस तरीके से उसने स्थापना जो अपना रूल स्टार्ट किया। सबसे पहले वो अवंती प्रांत में, अवंती जिसके बारे में हम महाजनपद काल में पढ़ चुके हैं, अवंती का सूबेदार बनाया गया था। अब वहां पे उसने जो भी रेबल्स थे उन सबका खात्मा किया और वहां पे पीस एंड प्रोस्पेरिटी लेकर आया। जब वो यहाँ पे ये सब करने में सफल रहा
तब बिंदुसार ने उसको तक्षशिला का सूबेदार बना के भेजा। और क्योंकि वहां के भी लोगों ने, जो सारे करप्ट लोग थे, उनके अगेंस्ट में वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया था। तो अशोक को वहां पे भेजा गया और वहां पे भी वो विद्रोह को दबाने में सफल रहा। ऐसा हमको जानकारी मिलती है, जो कि हम बुद्ध के बिंदुसार के टाइम में भी पढ़ चुके हैं, कि बिंदुसार के जो लास्ट डेज थे उस समय फिर से एक बार तक्षशिला में विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। हम जानते हैं कि तक्षशिला बहुत दूर है और नियर टू पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर है, और इतने दूरस्थ प्रदेश में विद्रोह होने की संभावना हमेशा ही रहती है। तो तक्षशिला में बार बार विद्रोह हुए, और इसी क्रम में सेकंड टाइम भी जब विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अपना जो बड़ा बेटा था सुसीम उसको भेजा, लेकिन वो इस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं रहा, और फिर से उसने अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा, और उसने इस विद्रोह को भी, इस जो रेबेलियन था इसको भी उसने सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया। और इसमें उसको अपने राज्य के कई मंत्रियों का, इन सबका सपोर्ट भी मिला। इसीलिए कहते हैं कि जब बिंदुसार की डेथ हो गई, तब जो भाई थे उसके, कई ऐसे हमें बौद्ध ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि हमें बौद्ध ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि अशोक अपने बहुत सारे भाइयों को मार करके और फिर उसके बाद में राजा बना था। तो जब अशोक के फादर की डेथ हो गई, उसके बाद में लगभग 4 साल तक विद्रोह दोनों जो पार्टीज थे उनमें संघर्ष चलता रहा, और फाइनली वो अपने भाई को परास्त करके मगध के सिंहासन पे 268 बीसी में बैठ जाता है, गद्दी पे बैठ जाता है वो। कई जो इतिहासकार हैं वे मानते हैं कि शायद ये जो एग्जेजरेशन किया है कि उसने सारे भाइयों को मार के और फिर वो उसने शासन पर अधिकार किया, ये संभवतः सही नहीं है। हो सकता है कि ये बौद्ध ग्रंथों ने इसलिए अशोक को इतना क्रूर दिखाया क्योंकि बाद में बौद्ध के प्रभाव, ये दिखाने के लिए कि बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से वो कितना उदार हो गया था। लेकिन ये बात तो सच है कि उत्तराधिकार संघर्ष तो हुआ ही था, तभी वो अपनी फादर की डेथ के 4 साल बाद 268 बीसी के अंदर शासक बनता है। और उसके मंत्री जो थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री था उसका एक खल्लाटक और एक मंत्री था राधागुप्त। इनके सहयोग से फाइनली वो सिंहासन पर अपनी जो सत्ता है वो अपना अधिकार वो बता सका। अशोक के टाइम के लिए अशोक की जो विजय है इनके बारे में ये कहा जाता है कि अशोक ने कुछ, क्योंकि हमें कलहन की जो राज तरंगी है उससे हमें ये उल्लेख मिलता है कि अशोक ही पहला ऐसा सम्राट था, मौर्य सम्राट था जिसने की कश्मीर पर अधिकार किए और यहाँ पर कश्मीर घाटी में श्रीनगर की स्थापना की। लेकिन जो कुछ इतिहासकार हैं वो ये मान के चलते हैं अशोक ने कलिंग के अलावा कोई और विजय नहीं की, और बिंदुसार ने भी कोई एक्सपेंशन पॉलिसी नहीं अपनाई थी, इसलिए संभवतः ये विजय शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बहुत बड़े क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन ये बात बिल्कुल सर्टन है कि कलिंग युद्ध, जो कलिंग विजय है वो अशोक को, उसका जो क्रेडिट है वो अशोक को ही जाता है। हम जानते हैं कि हमें जो खाती गुम्फा अभिलेख है उससे हमें खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि कलिंग पर नंदों का आधिपत्य था प्रारंभ में, और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को खत्म कर दिया और उसके पूरे अधिकार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो संभवतः चंद्रगुप्त ने कलिंग पर भी अपना अधिकार बनाया होगा। क्योंकि कलिंग भी मगध से दूर था और दूरस्थ होने के कारण संभवतः वो बाद में बिंदुसार के टाइम में और बाद के जो काल है उसमें वो स्वतंत्र राज्य के रूप में ही कार्य कर रहा होगा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस राज्य को संभवतः ज्यादा स्वायत्त शासन दे रखा होगा। ये ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बिंदुसार के टाइम में शायद संभवतः कलिंग ने खुद को स्वतंत्र कर लिया हो, और इसीलिए अशोक ने इसको पुनः अपने अधिकार में लाने का प्रयास किया।
कलिंग और अशोक मगध में बहुत ज्यादा भीषण युद्ध होता है, और इस युद्ध की जानकारी हमको अशोक का ही जो 13th रॉक एडिक्ट है उससे हमको इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें ये कहा गया है कि अशोक ने जब अपना राज्याभिषेक किया, उसके जब उसका कोरोनेशन हो गया, कोरोनेशन के 8th ईयर में उसने इस क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और यहाँ पे कई लोग मारे गए, कई लोगों को बंदी बनाया गया, और इस युद्ध की जो फियर्सनेस थी, इसकी जो भीषणता थी, इससे अशोक इतना आहत हुआ कि फाइनली उसका जो हार्ट चेंज हो गया एक तरीके से, और उसने मतलब उसने खुद ने ये उसने खुद उसको खुद बहुत पश्चाताप हुआ कि उसके कारण इतने सारे लोग मर गए। और उसने ये घोषित किया कि अब शस्त्रों से प्राप्त विजय उसका ध्येय नहीं है, बल्कि उसका ध्येय तो धर्म विजय ही करना है। उसका उसने जीवन का मोटिव ही यही बना लिया कि अब उसको कोई आर्मी वाला कोई काम नहीं करना है, कोई मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं करना है उसको, बल्कि उसको धर्म के लिए कार्य करना है, धर्म उत्थान के लिए कार्य करें। और जिस दिन से ये हृदय परिवर्तन हुआ, वो उस युग के लिए, उस अशोक के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि अब अशोक ने सर्वशक्तिशाली होने के बावजूद भी एक ऐसा प्रण लिया जिसमें जनता का कल्याण ही सर्वोच्च था। और ये अपने आप में एक रेयर डिस्टिंक्शन था किसी भी राजा के लिए। अशोक का जब धर्म परिवर्तन हो गया और वो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, बहुत सारे इतिहासकार जो बौद्ध भिक्षु हुए जिसने उसको दीक्षा दी और ज्ञान दिया, उपगुप्त बताते हैं उनका नाम, कुछ अलग नाम बताते हैं, कोई बाल पंडित कहता है। इनमें से कोई एक व्यक्ति जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उससे परिचित कराया। और हम बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ही बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, और जो 13th शिलालेख है जिससे हमें युद्ध की भयावहता के बारे में पता चलता है, इन दोनों से ही हमको पता चलता है कि अशोक ने अपनी कोरोनेशन के 8th ईयर में ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि अशोक का जो धर्म है, अशोक का जो बौद्ध धर्म उसने ग्रहण किया, वो धर्म बिल्कुल अलग था। वो बौद्ध तो हो गया था, लेकिन उसने अपनी जनता को भी कभी फोर्स नहीं किया कि वो इस बौद्ध धर्म को अपनाए। और उसने कई जगह पे बौद्ध होने के अपने प्रमाण भी दिए हैं कि मैं बौद्ध हूँ, क्योंकि हमें कई इंस्क्रिप्शन, जैसे भाब्रू इंस्क्रिप्शन है, उससे हमको पता चलता है कि जो अशोक है वो बुद्ध, धम्म और संघ, इनके प्रति अपनी आस्था दिग्पत प्रकट कर रहा है। साथ ही साथ वो खुद ये क्लेम कर रहा है कि मैं बौद्ध उपासक हूँ और अब भिक्षु गति में आया हूँ, धर्म का प्रचारक हूँ। ये सब बातें उसने अपने इंस्क्रिप्शन में कही। इसी तरीके से हमको सारनाथ, सांची, कौशाम्बी के जो भी पिलर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इनसे भी हमको उसके बौद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ पर बौद्ध धर्म का संरक्षक के रूप में वो उभर कर आता है, क्योंकि इन अभिलेखों में कहीं वो एक तरीके से चेतावनी भी देता है कि जो भिक्षु बौद्ध संघ के अंदर करप्शन फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए और उनके साथ में वो व्यवहार ना किया जाए जो कि भिक्षु भिक्षुणी के साथ किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उसने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने करीब 84,000 बौद्ध चैत्यों की स्थापना की। और साथ ही साथ उसने जो बौद्ध धर्म के लिए जो महत्वपूर्ण पिलग्रिमेजेस थे, और उन सब पे भी उसने वहाँ की यात्राएं की। जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ पे उसने स्तंभ का निर्माण करवाया। और जहाँ जहाँ पे उसने अपने इंस्क्रिप्शंस रखे, वहाँ पे बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म के जो चिन्ह हैं, चाहे वो हस्ती हो, इन सब का उल्लेख उसने उत्कीर्ण उनको इंस्क्राइब करवाया है उनको। और उसने अशोक ने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को भी व्यक्त किया। साथ ही साथ उसने एक महत्वपूर्ण काम ये भी किया कि पाटलिपुत्र में जो उसकी राजधानी थी, वहां पे उसने थर्ड बौद्ध संगति को
जो थर्ड कॉन्फ्रेंस थी, बौद्ध कॉन्फ्रेंस, उसको उसने ऑर्गेनाइज किया। और जो बौद्ध धर्म में जो मतभेद चल रहे थे हम लोगों के बीच में, जो कई कई इश्यूज को लेके जब एक मत नहीं थे, उनको वो जो इश्यूज थे उनको खत्म किए और बौद्ध धर्म की सेवा की। इसलिए जो बौद्ध धर्म अशोक का हम कह सकते हैं कि एक उसका पर्सनल धर्म था, और उसने एक राजा होते हुए वो सब काम किए जिससे कि उसका जो पर्सनल धर्म है वो प्रोपोगेट हो सके। लेकिन ये उसका राज्य धर्म नहीं था, क्योंकि अशोक ने अपने धर्म की एक नई परिपाटी चालू की। उसने अपना एक नया धर्म बनाया जिसका कि बौद्ध धर्म से कोई सीधा लेना देना नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म में सारी जितनी भी सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थी उनको समाहित किया गया था, उनका संकलन किया गया था। इसलिए अशोक का जो बौद्ध धर्म के प्रति जो लगाव था वो बिल्कुल अलग था, और उसकी जो धर्म की पॉलिसी थी वो एक बिल्कुल ही वो एक तरीके से मोरल कोड था, जिसको कि अशोक ने अपने अपने लोगों को में प्रचारित प्रसारित करने की, जो मोरल कोड था उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम उसने बहुत ही ज्यादा इंथुजियास्ट होके किया था। अशोक के धर्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू।